गुड मॉर्निंग एवरीवन। लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज का आपका। सो लास्ट वीक में जो लेक्चर हुआ था, थोड़ा सा शायद आपको पता होगा कि इंटरनेट इशू की वजह से हमने जूम पे लिया था। उसके अंदर बहुत सारे कंसेप्ट या दो कंसेप्ट जो हमने पढ़े थे, शायद बहुत सारे लोगों को क्लियर नहीं हुए होंगे। तो आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, तो वो कंसेप्ट जो है वो वापस एक बार रिवाइज कर लेंगे। लेकिन उससे पहले चलो सब लोग जल्दी जल्दी लाइव लेक्चर के लिए ज्वाइन हो जाओ, सो दैट वी कैन स्टार्ट विद द लेक्चर। लास्ट वीक में कुछ लेक्चर्स हमारे नहीं हुए थे, तो आज मुझे लगता है कि बहुत सारे जो है वो न्यू स्टूडेंट्स भी रहेंगे जिनका शायद बायो का फर्स्ट लेक्चर हो सकता है। तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको सब कुछ जो है वो समझ में आएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि सर हमने पहले एक दो लेक्चर जो है वो मिस कर दिए हैं तो क्या हमको ये समझ में आएगा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में होते हैं। सो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, एकदम रिलैक्स होके लेक्चर को देखना है। ओके, यू कैन गेट ईच एंड एवरी पॉइंट। ओके, दिस इज आवर प्रॉमिस। हर पॉइंट जो है वो प्रॉपरली समझ में आएगा। तो चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बहुत सारे लोग ज्वाइन हो रहे हैं, जो अभी भी ज्वाइन नहीं है जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाओ सब लोग, सो दैट वी कैन स्टार्ट। एक मिनट के लिए वेट कर लेते हैं और कौन कौन आ रहे हैं लेक्चर के लिए, एंड देन विल स्टार्ट विद दिस। चलो, जो जो लोग ज्वाइन हो रहे हैं चैट बॉक्स में मैसेज डाल दो, सो दैट समझ में आ जाएगा कि आप ज्वाइन हो चुके हो। यस, फटाफट आ जाओ सब लोग। चलो जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाना है सब लोगों ने। देख लेते हैं कितने लोग ज्वाइन हो गए हैं, सो दैट वी कैन डिसाइड। अभी भी बहुत कम लोग दिख रहे हैं मुझे। चलो एक 2 मिनट के लिए वेट कर लेते हैं, एंड देन वी कैन स्टार्ट विद दिस। ठीक है, चलो जितने लोग ज्वाइन हो गए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आप लोगों को याद होगा, जो आपका लास्ट लेक्चर था, वी आर डीलिंग विथ द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। हम किसके स्ट्रक्चर के साथ डील कर रहे थे? प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर। और इसी प्रोकैरियोटिक सेल के कुछ पार्ट्स हम पढ़ रहे थे। ओके, तो अभी ये जो आपका प्रोकैरियोटिक सेल है, जैसे मैंने बोला आपको कि लास्ट लेक्चर जो जूम पे हुआ था, दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हमने कवर किए थे, उसको मैं आज वापस एक बार रिपीट करने वाला हूं। मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम भी कि हम उसको पहले रिवाइज करेंगे और फिर अगले टॉपिक की तरफ जाएंगे। तो देखो, आपके प्रोकैरियोटिक सेल के आउटर कवरिंग को आपने कहा था सेल एनवेलप, ये तो सबको पता है। ओके, और ये जो सेल एनवेलप है आपका, इसके अंदर आपने बताया था सर 3 लेयर्स होते हैं। मैंने सिर्फ अंदर का लेयर ड्रॉ किया हुआ है, जो होता है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, और बाद में यहां पे अंदर के साइड में आपको देखने को मिलेगा साइटोप्लाज्म, एंड फाइनली ये साइटोप्लाज्म के अंदर यू कैन फाइंड अ जेनेटिक मटेरियल ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल। आपको मिलेगा जेनेटिक मटेरियल। सो ये जो आपका जेनेटिक मटेरियल है, ये कुछ इस तरह से आपको दिखने वाला है। जेनेटिक मटेरियल को स्टडी करने से पहले ओके, वी शुड अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली जेनेटिक मटेरियल का मीनिंग क्या होता है। और ये मीनिंग जो है ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है। देखो, आपको पता है कि आपके हर सेल के अंदर एक्चुअली देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ डीएनए। क्या प्रेजेंट है? डीएनए प्रेजेंट है। ओके, ओवरलैप झाले, जस्ट अ मिनट होल्ड करना है 2 मिनट के लिए। चलो ज्वाइन करो, 2 मिनट के लिए रुके हुए वापस हम एक बार।
फटाफट ज्वाइंट हो जाओ सब लोग। यस, ज्वाइनिंग के लिए वेट कर रहे हैं हम, सो जल्दी जल्दी ज्वाइंट हो जाओ सब लोग। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ओके, तो जैसे मैं बात कर रहा हूं कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो पार्ट हम पढ़ रहे थे, ओके, वो पार्ट कौन सा है आपका? जेनेटिक मटेरियल है। और जेनेटिक मटेरियल जनरली कौन से फॉर्म में होता है? डीएनए। तो मैं बात कर रहा था कि ये जो आपका जेनेटिक मटेरियल है, दिस जेनेटिक मटेरियल एग्जैक्टली इसका क्या काम होता है? सो इट इज गोइंग टू ट्रांसफर द कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। आपके जो कैरेक्टर्स हैं उनको एक जनरेशन से अगले जनरेशन में ट्रांसफर करने का काम जो है वो कौन कर रहा है? आपका जेनेटिक मटेरियल। ओके, एंड दिस जेनेटिक मटेरियल इज जनरली प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये जो आपका जेनेटिक मटेरियल है ये कहां पे प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस के अंदर। लेकिन यहां पे पॉइंट ये है, वी आर डीलिंग विद द प्रोकैरियोटिक सेल, मीनिंग हम बहुत बार बता चुके हैं, प्रो का मतलब जो है वो क्या होता है? प्रिमिटिव। और दूसरा जो वर्ड हम यूज कर रहे हैं विच इज कैरी ऑन, कैरी ऑन का मतलब होता है न्यूक्लियस। सो हियर द पॉइंट इज न्यूक्लियस इज नॉट वेल डेवलप। यहां पे न्यूक्लियस जो है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं है, सो वी कैनॉट कॉल इट एज अ न्यूक्लियस, एक्चुअली वी आर गोइंग टू कॉल इट एज न्यूक्लियोइड। उसको हम न्यूक्लियस ऐसा नहीं बोलेंगे, एक्चुअली हम उसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोइड ऐसा बोलने वाले हैं। ओके, तो ये जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए के फॉर्म में, ओके, उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोइड। एंड इट इज अ सिंगल, आई कैन से एक सिंगल स्ट्रक्चर है। ओके, देन थोड़ा सा क्या देखने को मिलेगा आपको? कॉइल्ड। देन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड। शायद आपने डीएनए ऐसा देखा होगा आपके 10th स्टैंडर्ड में जो भी टेक्स्ट बुक होंगे। ओके, रफली डीएनए का स्ट्रक्चर ऐसा कुछ दिखने वाला है आपको। ओके, तो ये आपके डीएनए का एक स्ट्रैंड है और ये दूसरा स्ट्रैंड है। तो मैं बोल रहा हूं इसीलिए स्ट्रक्चर जो है वो सिंगल, कॉइल्ड, डबल स्ट्रैंडेड एंड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल। जो डीएनए मॉलिक्यूल है वो कौन से फॉर्म में है? सर्कुलर फॉर्म में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी डीएनए को वी कैन ऑल्सो कॉल एज अ प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम। इसी चीज को हम क्या बोल सकते हैं? प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम ऐसा भी बोल सकते हैं। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है। अभी बहुत बार क्या होता है ना कि जब आप यूकैरियोटिक सेल को स्टडी करोगे, द लेंथ ऑफ डीएनए इज वेरी ह्यूज। यहां पे आपके डीएनए का लेंथ जो है बहुत छोटा है। ओके, लेकिन मैं बोल रहा हूं अगर आप यूकैरियोटिक सेल को स्टडी कर रहे हो तो वहां पे आपके डीएनए की लेंथ जो है वो बहुत ज्यादा है। और अगर इतनी ज्यादा लेंथ है तो डीएनए को अगर मुझे कौन से फॉर्म में रखना है? कॉइल्ड फॉर्म में रखना है। तो उस कॉइलिंग के लिए I need some specific proteins called histone proteins। जैसे मान लो कि कोई धागा है, ओके, वो धागे को आपको अगर किसी जगह पे रखना है तो ऐसा तो कभी नहीं होगा कि आप ऐसे सीधा उसको नीचे डाल दोगे। आप क्या करोगे? ऐसा कुछ मटेरियल ढूंढोगे आपके घर में और इसके अराउंड उस धागे को क्या कर दोगे? कॉइल। सो कितना भी बड़ा धागा हो वो छोटे स्पेस में अकोमोडेट हो सकता है। तो यही कंसेप्ट आपके डीएनए के बारे में भी वर्कआउट होता है। डीएनए इज जस्ट लाइक अ थ्रेड, एक धागे की तरह ही स्ट्रक्चर है। और उस धागे को अगर मुझे कॉइल्ड करना है, इतने बड़े डीएनए को अगर एक छोटे से न्यूक्लियस में फिट करना है, सो उसके लिए मुझे चाहिए कौन से प्रोटीन्स? हिस्टोन। तो मान लो कि ये हिस्टोन प्रोटीन है, इसके अराउंड डीएनए क्या होता है? कॉइल्ड होता है। और यहां पे इस प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर माय पॉइंट इज दीज हिस्टोन प्रोटीन्स आर एब्सेंट। ये जो आपके हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं ये कंप्लीटली क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। तो ये भी एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू हैव टू रिमेंबर, ये जो आपका डीएनए मैंने यहां पे शो किया है, दिस इज अटैच्ड टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
ये ऊपर का जो है वो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इसको अटैचमेंट जो है इट इज विद द हेल्प ऑफ मेसोसोम्स। ये मेसोसोम्स मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाए थे। ओके, तो ये बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया है कि ये जो आपका जेनेटिक मटेरियल होता है प्रोकैरियोटिक सेल का, दिस इज बिन अटैच्ड टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन विद द हेल्प ऑफ व्हाट एग्जैक्टली। ओके, तो मैं बोल रहा हूं इट इज अटैच्ड विद द हेल्प ऑफ व्हाट, मेसोसोम्स। तो ये जो जेनेटिक मटेरियल का कंसेप्ट है, इसके बारे में एटलीस्ट इतने पॉइंट्स जो है वो आपको प्रॉपरली पता होने चाहिए। सो वापस एक बार मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, वापस एक बार बता रहा हूं। सबसे पहला पॉइंट, हम जेनेटिक मटेरियल की बात कर रहे हैं, तो मैंने बताया कि न्यूक्लियस इज नॉट वेल डेवलप्ड। प्रोकैरियोटिक सेल है, न्यूक्लियस प्रॉपरली डेवलप नहीं है, इसीलिए उसको हम क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियोइड ऐसा बोल रहे हैं। ओके, दूसरा पॉइंट मैंने आपको क्या बोला यहां पे, ये जो जेनेटिक मटेरियल होता है इट इज इन द फॉर्म ऑफ सिंगल कॉइल्ड सर्कुलर एंड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल। एक सिंगल कॉइल्ड डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए का मॉलिक्यूल है। ओके, एंड इसी सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल को हमने नाम दिया है प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम। क्या बोल सकते हैं उसको हम, प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम ऐसा भी बोल सकते हैं। ओके, इसके कॉइलिंग के लिए जो हिस्टोन प्रोटीन्स की जरूरत होती है, वो हिस्टोन प्रोटीन्स यहां पे कंप्लीटली क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। ओके, एंड ये जो आपका जेनेटिक मटेरियल है, दिस इज बिन अटैच विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन विद द हेल्प ऑफ मेसोसोम्स। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अटैच होगा, किसकी मदद से अटैच होगा, तो आपके मेसोसोम्स की मदद से। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है आपके रिगार्डिंग द कंसेप्ट ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो आई थिंक ये कंसेप्ट सब लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में आ गया है तो जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में कमेंट कर दो, टाइप कर दो, सो दैट आई कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, अगर ये समझ में आ गया होगा तो अगले टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। यस, जल्दी जल्दी जितने भी लोग लाइव हैं, आई एम वेटिंग फॉर योर मैसेज। चलो जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दो। यस, फटाफट चलो। सानिका, पीयूष, शुभांगी, साक्षी, क्या बात है, रुतिका, सिद्धि, ऋतुजा, वेरी गुड, नंदिनी, सिद्धि, गणेश, ओम, आकांक्षा एंड ओम कदम। उसके बाद है कार्तिकी सागर, दीपाली कदम, क्या बात है, वेरी गुड। मीत, चलो मीत को भी समझ में आ गया है क्या बात है। ओके, ठीक है, तो अगले पार्ट की तरफ मूव करते हैं। ओके, नेक्स्ट पार्ट जो है आपका प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, दैट पार्ट इज नोन एज प्लाज्मिड। उस पार्ट को क्या बोलेंगे हम, प्लाज्मिड ऐसा बोलेंगे। ओके, सो जब आप प्लाज्मिड्स के बारे में बात कर रहे हैं तो ये प्लाज्मिड्स एग्जैक्टली क्या होते हैं, वापस एक बार यहां पे मैं ये सेल ड्रॉ करूंगा आपका, जो कौन सा सेल है, मान लेते हैं प्रोकैरियोटिक सेल है। अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया कि सर इस प्रोकैरियोटिक सेल का जेनेटिक मटेरियल जो है इट इज इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर डीएनए। इस सर्कुलर डीएनए को छोड़ के कुछ एडिशनल एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल जो है वो भी आपको यहां पे देखने को मिलेंगे। ओके, आई कैन शो इट द डिफरेंट कलर। सो ये यहां पे एक डीएनए का मॉलिक्यूल आपको दिख रहा है, मे बी एक और सर्कुलर डीएनए का मॉलिक्यूल है, ये एडिशनल में है, ये ध्यान में रखो। एक्चुअल जेनेटिक मटेरियल ये है जो ग्रीन कलर में मैंने शो किया है, और ये जो दूसरे कलर्स में मैंने शो किया है, दीज आर एडिशनल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स, एंड एक्चुअली दीज आर नोन एज प्लाज्मिड्स। सो प्लाज्मिड्स को हम बोल सकते हैं दीज आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। जेनेटिक मटेरियल को आपने क्या बोला, प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम ऐसा बोला हुआ है। ओके, और उसको छोड़ के एक्स्ट्रा में कुछ और सर्कुलर डीएनए है, इसीलिए हमने वर्ड यूज कर लिया कौन सा, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल। देन सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स which are found in the prokaryotic cell or which are found in the bacterial cell are very popularly known as plasmids. My point, these plasmids are also called as mini chromosomes. ये जो हम plasmids की बात कर रहे हैं, इन plasmids को हम क्या बोल सकते हैं, mini chromosomes ऐसा भी बोल सकते हैं। And one more property, these plasmids have the ability of सेल्फ रिप्लीकेशन। इनके अंदर किसकी एबिलिटी है,
सेल्फ रिप्लिकेशन की। रिप्लिकेशन का मतलब लेना है डुप्लीकेशन। ये खुद के डुप्लीकेट कॉपीज खुद बना सकते हैं, डीएनए का मॉलिक्यूल है, ओके, खुद के डुप्लीकेट कॉपीज खुद बना सकता है। तो मैं बोल रहा हूं किसकी एबिलिटी है, सेल्फ रिप्लिकेशन की एबिलिटी प्रेजेंट है। ओके, ये जो प्लाज्मिड्स की बात कर रहे हैं हम, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। ओके, मैं बोल रहा हूं इंटरेस्टिंग पॉइंट सबसे क्या है, ये जो प्लाज्मिड्स होते हैं दे आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर द सर्वाइवल ऑफ द सेल इन विच दे आर प्रेजेंट। जिस सेल के अंदर वो प्लाज्मिड प्रेजेंट है उसके सर्वाइवल के लिए इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मतलब अभी 2 मिनट के लिए मान लेते हैं कि मैंने इस सेल से प्लाज्मिड्स को बाहर निकाल लिया, रिमूव कर दिया, तो ऐसा नहीं होगा कि प्लाज्मिड निकालते ही उस बैक्टीरियल सेल की डेथ हो गई। मतलब प्लाज्मिड निकालने से उस सेल को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, सर्वाइवल के ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं। ओके, सर्वाइवल के लिए जरूरी नहीं है, ये मेरा पॉइंट है। तो आप बोलेंगे सर अगर सर्वाइवल के लिए जरूरी नहीं है तो वहां पे क्यों है, वो क्या काम है उनका? तो उनका मेन काम है दे प्रोवाइड एक्स्ट्रा सर्वाइवल एडवांटेज टू द बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल को क्या प्रोवाइड करते हैं ये? एक्स्ट्रा सर्वाइवल एडवांटेज प्रोवाइड करने का काम करते हैं। और शायद मैंने इसके एग्जाम्पल्स भी आपको दिए थे, 2 एग्जाम्पल्स के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल है इसका एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। ये जो प्लाज्मिड है ये आपके बैक्टीरियल सेल को क्या प्रोवाइड कर रहा है? एंटीबैक्टीरियल रेजिस्टेंस या फिर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस दे रहा है, सॉरी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। ओके, एंड ये आपके बैक्टीरिया को मदद करेगा कहां पे? फर्टिलिटी। 1 बाय 1 हम बात करेंगे। ओके, एंटीबायोटिक्स, शायद मैंने लास्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस भी पूछे थे, बहुत लोगों ने बहुत अच्छी तरह से इसको आंसर भी किया था और मैंने आपको मतलब बताया था। एंटी का मतलब है अगेंस्ट और बायो का मतलब तो हमको पता ही है, द मीनिंग ऑफ बायो इज व्हाट? लाइफ। सो एंटीबायोटिक्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस विच आर ऑब्टेन फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कुछ केमिकल सब्सटेंस है जो मुझे कहां से मिलने वाले हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, एंड दे आर यूज्ड टू किल सम अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और उनका इस्तेमाल जो है वो कहां पे होने वाला है? कुछ दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने में होने वाला है। ऐसे सब्सटेंसेस को क्या बोलते हैं हम? एंटीबायोटिक्स। एग्जाम्पल भी दिया था मैंने बहुत अच्छी तरह से। अगर आप बीमार हो गए, डॉक्टर के पास चले गए, आपको थोड़ा सा बुखार है, डॉक्टर ने 2-3 टाइप के मेडिसिन लिखवा के दी है, उसमें से एक एंटीबायोटिक है, और उस एंटीबायोटिक का काम है आपको जिस बैक्टीरिया का इंफेक्शन हुआ है उसको किल करना है। तो आपने मेडिसिन खा लिया, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा कि आपने मेडिसिन खा लिया, एंटीबायोटिक खा लिया, बैक्टीरिया बोल रहा है कि अरे भाई अभी तो एंटीबायोटिक आ गया, मुझे मरना पड़ेगा, और वो मर जाएगा। इतना इजी नहीं है। बैक्टीरिया विल हैव द फाइटिंग पावर अगेंस्ट दैट एंटीबायोटिक। बैक्टीरिया भी उस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट क्या कर सकता है? फाइट कर सकता है। और इसी चीज को मैं बोल रहा हूं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, और ये बैक्टीरिया को मिलता है किसकी वजह से? इन प्लाज्मिड्स की मदद से। ओके, तो ये एक उसका एक्स्ट्रा सर्वाइवल एडवांटेज है। दूसरा क्या है? फर्टिलिटी। एफ फैक्टर होता है। ओके, फर्टिलिटी का मतलब ले सकते हो रिप्रोडक्शन। ओके, तो यहां पे मान लो कि ये जो बैक्टीरियल सेल हमने शो की है, द मोस्ट सुटेबल टेम्परेचर फॉर दिस सेल इज 25 डिग्री सेल्सियस। इस बैक्टीरियल सेल को सर्वाइव करने के लिए या रिप्रोड्यूस करने के लिए सबसे ज्यादा सुटेबल टेम्परेचर जो है वो कितना है? 25। बट द सराउंडिंग टेम्परेचर इज 40 डिग्री सेल्सियस। बाहर के सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो कितना है? 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। ओके, तो इस केस में क्या होगा? मैं कहूंगा दिस 40 डिग्री सेल्सियस इज एन अनसुटेबल टेम्परेचर। उस सेल के लिए ये जो टेम्परेचर है वो कैसा है? अनसुटेबल है। फिर भी इस अनसुटेबल कंडीशंस में द बैक्टीरिया कैन रिप्रोड्यूस। क्या बोल रहा हूं? ध्यान से सुनो, आराम से सुनो। मैं बोल रहा हूं ऐसे कंडीशंस में भी आपका बैक्टीरिया जो है वो क्या कर सकता है? रिप्रोड्यूस हो सकता है, रिप्रोडक्शन कर सकता है। और ये एबिलिटी जो है ये वापस इस बैक्टीरियल सेल को किसकी मदद से मिल रही है? प्लाज्मिड्स की मदद से मिल रही है। बहुत सिंपल है। ओके, तो ये हो गया आपका प्लाज्मिड का कंसेप्ट। एक और बहुत इंटरेस्टिंग इस्तेमाल जो है उसके बारे में बात करने वाला हूं प्लाज्मिड के, लेकिन उससे पहले ये जो बोर्ड पे लिखा हुआ है इन पॉइंट्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं।
मैंने बोला प्लाज्मिड्स का मतलब क्या होता है? दीज आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स which are present in the bacterial cell. Then these plasmids are also known as mini chromosomes. Mini chromosomes बोल सकते हैं. Plasmids have the ability of what? Self replication. अगला पॉइंट आपने बताया, they are not required for the survival of the cell in which they are present. जिस सेल के अंदर वो प्रेजेंट है उसके सर्वाइवल के लिए उसकी जरूरत नहीं है प्लाज्मिड की, बट दे आर गोइंग टू प्रोवाइड सम एक्स्ट्रा सर्वाइवल एडवांटेज. दो एग्जांपल बताया मैंने आपको. ओके, आइदर दे कैन प्रोवाइड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस or they can allow the bacteria to reproduce under unfavorable conditions. तो ये सिंपल सा कंसेप्ट था. और जैसे मैं बोल रहा हूं कि और ये प्लाज्मिड का सबसे इंटरेस्टिंग काम क्या है, तो सबसे इंटरेस्टिंग काम क्या है? करंटली these plasmids are used in the field of genetic engineering. ये जो आपके प्लाज्मिड्स हैं ये कौन से फील्ड में इस्तेमाल हो रहा है? जेनेटिक इंजीनियरिंग. ये आपके बायोलॉजी का सबसे एडवांस फील्ड है करंटली. ओके, बायोलॉजी में देखो हम क्या क्या कर सकते हैं. मतलब साइंस और टेक्नोलॉजी जो है वो इतना आगे बढ़ चुका है कि आपने शायद क्रिस्पर टेक्नोलॉजी के बारे में सुना होगा. ओके, नहीं सुना है तो एक बार आप गूगल करके देख सकते हो. ओके, ये जो क्रिस्पर टेक्नोलॉजी है ये क्या है? जैसे मैं बोल रहा हूं कि कुछ साइंटिस्ट लोगों ने एक टेक्नोलॉजी डिजाइन की है. ये क्रिस्पर टेक्नोलॉजी को मैं बोल सकता हूं डिजाइनर बेबीज. डिजाइनर बेबीज का कंसेप्ट क्या है? तो बहुत सिंपल है. ओके, देखो जैसे अगर घर में कोई बच्चा होने वाला है, बेबी होने वाला है, तो उस बेबी को भी प्लान किया जा सकता है. मतलब अगर पेरेंट्स को लगता है कि हाँ भाई हमारा जो बेबी होगा उसकी आंखें जो है वो ब्लू कलर की होनी चाहिए, तो उस तरह के जीन्स वहां पे डाले जा सकते हैं. ओके, अगर आपको लगता है कि उसके बाल जो है वो कर्ली होने चाहिए, कर्ली हेयर्स के लिए जो जीन है वो जीन हम डाल सकते हैं. मतलब जो कैरेक्टर्स उस बेबी में आपको डिजायर्ड है, जो आपको लगता है कि हाँ भाई वो ऐसा होना चाहिए, तो उस तरह उसको बनाया जा सकता है. ओके, तो ये है आपकी क्रिस्पर टेक्नोलॉजी. ये बहुत ज्यादा एडवांस्ड है. ओके, ह्यूमन जीन्स हम मॉडिफाई कर सकते हैं. आपके बॉडी में जो जीन्स है उनको हम चेंज कर सकते हैं. ओके, उनको हम इस तरह चेंज कर सकते हैं कि आप बहुत ज्यादा सालों तक यंग रह सकते हो. ऐसी टेक्नोलॉजीज आ रही है. कल मैं कहीं पे एक मैगजीन में पढ़ रहा था ओके कि यूएस ने कुछ जेनेटिकली इंजीनियर्ड मॉस्किटोज बनाए हैं. देखो ओके, मतलब आज जो ये कोविड का सिचुएशन चल रहा है, कुछ लोग ऐसा भी बोल रहे हैं कि ये जो कोविड का वायरस है ये लैबोरेटरी में बना है, चाइना ने बनाया हुआ है. ओके, इसके पीछे अभी सच झूठ क्या है वो हमको पता नहीं है, लेकिन एक व्यू इसके अंदर ये भी है कि ये जो वायरस है ये नेचुरल नहीं है, ये लैबोरेटरी में बनाया गया है और इसको एज अ बायो वेपन यूज किया जा रहा है. फॉरगेट अबाउट वो दूसरा पार्ट है, लेकिन मैं बोल रहा हूं इसकी पॉजिटिव साइड को देखते हैं. यूएस में कुछ जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्या बन चुके हैं? मॉस्किटोज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ जीका वायरस, या फिर डेंगू. डेंगू के ट्रीटमेंट के लिए मॉस्किटो का इस्तेमाल हो रहा है, या फिर जीका वायरस, जीका का इन्फेक्शन जिसको हो रहा है. जीका भी एक बहुत डेडली वायरस आया था कुछ साल पहले, शायद आपने नाम सुना होगा. तो इन वायरसेस के ट्रीटमेंट के लिए मॉस्किटो का इस्तेमाल, और यह सब हो रहा है अंडर जेनेटिक इंजीनियरिंग. इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? यू कैन ट्रांसफर द जीन ऑफ वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म. जीन ट्रांसफर टेक्नोलॉजी. एक ऑर्गेनिज्म से हम जीन को निकाल सकते हैं, दूसरे के बॉडी में उसको ट्रांसफर कर सकते हैं. तो ये आपके साइंस को रिवोल्यूशनाइज कर रहा है पूरा. ओके, बहुत सारे अच्छे चेंजेस भी हो सकते हैं, उसकी बुरी साइड भी है. ओके, क्योंकि जब भी कोई टेक्नोलॉजी आती है ओके उसको दोनों साइड्स होते ही है फॉर श्योर. ऐसा कोई टेक्नोलॉजी अभी तक बना नहीं है जिसके सिर्फ फायदे ही फायदे, कोई नुकसान नहीं है. ओके, फिलहाल तो फायदे की बात करते हैं. ओके, तो जैसे मैं बोल रहा हूं कि अभी कुछ सालों पहले, समथिंग अराउंड बिफोर 1980s के पहले, शायद आप लोगों को पता होगा देयर इज अ डिसीज कॉल्ड डायबिटीज. डायबिटीज का एग्जांपल लेते हैं डे टू डे लाइफ में जो जल्दी से समझ में आएगा. ओके, तो डायबिटीज किसको होता है? जिन पर्संस के बॉडी में प्रॉपरली क्या नहीं बन रहा है? इंसुलिन नाम का हार्मोन नहीं बन रहा है. ये जो इंसुलिन नाम का हार्मोन है इट कंट्रोल्स द शुगर और ग्लूकोज लेवल ऑफ योर ब्लड. आपके ब्लड में ग्लूकोज या शुगर के लेवल को ये मेंटेन रखता है प्रॉपर. अगर इंसुलिन प्रॉपरली नहीं बन रहा है आपके पैनक्रियास से, तो ग्लूकोज का लेवल ब्लड में धीरे धीरे बढ़ जाता है, और अगर ये नॉर्मल से ऊपर चला गया तो हम बोलते हैं कि उस पर्सन को डायबिटीज है. ओके,
शुरू के दिनों में ये जो इंसुलिन था, इट वॉज ऑब्टेन फ्रॉम द पैनक्रियाज ऑफ पिग्स एंड कैटल। कैटल का मतलब हम ले सकते हैं काउज एंड बफेलोज, उनके पैनक्रियाज से इंसुलिन निकालते थे, या फिर पिग्स के पैनक्रियाज से इंसुलिन निकाला जाता था फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज। कुछ और दिनों के बाद दो साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट के नाम भी बता देता हूं, वन वॉज बैंटिंग एंड द सेकेंड वन वॉज बेस्ट। ये जो दो साइंटिस्ट है बैंटिंग एंड बेस्ट, दे सक्सेसफुली प्यूरिफाइड एंड आइडेंटिफाइड और एक्सट्रैक्टेड दैट इंसुलिन फ्रॉम द पैनक्रियाज ऑफ डॉग्स। डॉग्स के पैनक्रियाज से इंसुलिन निकालने लगे फिर, और वो ट्रीटमेंट में यूज हो रहा था डायबिटीज के। तो आज के डेट में वी आर यूजिंग, अगर आप देखते हो घर में किसी को अगर होगा, रिलेटिव्स में अगर किसी को होगा, तो आप शायद आप सब लोगों को यह पता होगा कि मार्केट में अभी इंसुलिन के इंजेक्शंस मिलते हैं, हम इंजेक्शन लगवा सकते हैं वो इंसुलिन का। और वो जो इंसुलिन आज मार्केट में हमको मिल रहा है, इट इज जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। वो कौन सा इंसुलिन है? जेनेटिकली इंजीनियर्ड है। मतलब क्या किया है? तो देखो, बहुत इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी है। ओके, टेक्नोलॉजी क्या करती है वो बता देता हूं। मान लो कि दिस इज द डीएनए फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी। ये आपके ह्यूमन बॉडी का डीएनए हमने लिया हुआ है, इतना छोटा नहीं होता है, जस्ट मैंने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के लिए लिया है। ओके, आपका जो बॉडी में जीन्स है, जितने भी जीन्स है सारे, उसको हम बोलते हैं जीनोम। आपके एक सिंगल सेल के अंदर, ओके क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनो, एक सिंगल सेल के अंदर जितने भी जीन्स हैं, उन सारे जीन्स को एक साथ क्या बोलते हैं? हम जीनोम बोलते हैं। और ये ऐसा ढूंढा गया है कि समथिंग अराउंड 25 to 30,000 जीन्स आर देयर इन अ सिंगल सेल। आपके एक सिंगल सेल में 25,000 से 30,000 तक जीन्स प्रेजेंट है, और उसमें एक जीन जो है वो इंसुलिन बना रहा है। टोटल कितने जीन्स हैं आपके एक सिंगल सेल में? 25,000 to 30,000। हर जीन का फंक्शन अलग अलग है, और मैं बोल रहा हूं उसमें एक जीन ऐसा है जो आपके बॉडी में इंसुलिन बना रहा है, इंसुलिन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हमने क्या किया, ये जो आपका डीएनए है, इसको एक एंजाइम का ट्रीटमेंट दिया जिसका नाम है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। फिलहाल इस एंजाइम का नाम याद नहीं रहेगा तो भी चलेगा, प्रोसेस क्या है वो समझ लो सिर्फ। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज नाम का एंजाइम है। ये क्या करता है, आपके डीएनए को छोटे छोटे पीसेस में काट देता है। कट कर दिया उसने डीएनए को, और इसमें से हमने सिलेक्ट कर लिया आपका इंसुलिन बनाने वाला जीन। ये जो अभी ग्रीन कलर से मैंने एनसर्कल किया है, ये समझ लो कि आपके बॉडी में ऐसा जीन है जो इंसुलिन बना रहा है। दूसरे साइड में मैं क्या करूंगा, ओके, आई विल टेक प्लाज्मिड फ्रॉम द बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल से मैं क्या ले रहा हूं? प्लाज्मिड। ओके, जस्ट अ मिनट। ठीक है, चलो। तो अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया कि ये प्लाज्मिड जो है, दिस इज अ सर्कुलर डीएनए। एक सर्कुलर डीएनए होता है। ओके, तो इस सर्कुलर डीएनए को भी मैं ट्रीट करूंगा किसके साथ? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के साथ। और इसको भी एक स्पेसिफिक जगह पे मैंने क्या कर लिया? कट कर लिया। इतना जो पोर्शन मैंने यहां पे शो किया है, ये पोर्शन मैंने वहां से क्या कर दिया है? कट कर दिया है। ओके, अभी क्या करना है, ये जो आपका इंसुलिन बनाने वाला जीन है, इसको यहां से उठा के यहां पे इंसर्ट कर देना है। तो अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। ये आपका प्लाज्मिड है जो हमने ऑलरेडी कट कर लिया था, और यहां पे ये है आपका इंसुलिन बनाने वाला जीन जो मैंने यहां पे ज्वाइन कर दिया है। इसको ज्वाइन करने के लिए वी आर यूजिंग वन एंजाइम कॉल्ड लाइगेज। लाइगेज नाम का सारे एंजाइम्स की मदद से होता है। ओके, और ये हमने ज्वाइन कर दिया और एक नया डीएनए बन गया। अभी देखो यहां पे जो पिंक कलर में आपको दिख रहा है, दिस इज अ डीएनए फ्रॉम द बैक्टीरियल सेल। ये बैक्टीरियल सेल का डीएनए है। और जो येलो कलर में आपको दिख रहा है, दिस इज अ डीएनए फ्रॉम द ह्यूमन सेल। तो एक नया डीएनए बना है, दो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के डीएनए को ज्वाइन करके। तो इसको हम नाम देंगे आर डीएनए। इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। कौन सा डीएनए बन गया?
रिकॉम्बिनेंट। और अभी हम क्या करेंगे, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफर कर देंगे। ये मान लो कि आपकी बैक्टीरिया की सेल है और यहां पे ये आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए आ चुका है, यही डीएनए मैंने यहां पे ट्रांसफर कर दिया है। ओके, तो ये बैक्टीरियल सेल जब मल्टीप्लाई करेगी, 1 से 2 होंगे, 2 से 4 होंगे, उनके उनका रिप्रोडक्शन होगा, तो इसका भी नंबर बढ़ेगा, क्योंकि आपने बोला प्लाज्मिड्स सेल्फ रिप्लिकेट हो सकते हैं, खुद के डुप्लीकेट कॉपीज खुद बना सकते हैं। तो उसके साथ इंसुलिन बनाने वाले जीन के भी डुप्लीकेट कॉपीज बन रहे हैं, और जो जीन है बच्चों वो उसके फंक्शन को नहीं छोड़ता है, वो उसका काम करता रहेगा। वो ह्यूमन बॉडी में रहेगा तो भी इंसुलिन बनाएगा, अगर वो बैक्टीरिया के बॉडी में है तो भी वो क्या बनाएगा, इंसुलिन ही बनाएगा। तो जब आपको बहुत बड़े क्वांटिटी में बैक्टीरियल पॉपुलेशन मिल जाता है, तो उस पॉपुलेशन को प्रोसेस करके हम वहां से किसको अलग कर लेते हैं, इंसुलिन को अलग कर लेते हैं। तो आज जो डायबिटिक्स के ट्रीटमेंट में इंसुलिन का इस्तेमाल हो रहा है वो एक्चुअली जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से बनाया है। और यहां पे मुझे जीन को एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में डालना था, और ये डालने के लिए मैंने किसका इस्तेमाल किया, प्लाज्मिड्स का। ओके, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़े थे। तो ये आपके प्लाज्मिड्स का सबसे इंपॉर्टेंट यूज जो है, जो फिलहाल चल रहा है। और इस चीज को हमारे बायोलॉजी में वर्ड यूज किया जाता है वेक्टर। वेक्टर का मतलब है एजेंट्स विच आर यूज टू ट्रांसफर द जीन्स और डीएनए फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। ऐसा कोई भी एजेंट जो आपके जीन को या कि जेनेटिक मटेरियल को एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर करने का काम करता है, ऐसे एजेंट्स को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर्स। और ये एक पॉपुलर वेक्टर जो है वो कौन है, आपके प्लाज्मिड्स। ये सब कुछ आता है आपके बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। शायद मैंने मेरे आपके इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स में आपको बताया होगा कि फ्यूचर अगर आप बात कर रहे हो, देखो आज भी हमारे सर्वाइवल के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। ओके, बहुत बड़ी एक क्या बोलते हैं हम, पेंडेमिक हमारे सामने है। एक ऐसा वायरस है ओके, जो हर 15-20 दिन के बाद म्यूटेशन दिखा रहा है, डबल म्यूटेशन हो रहा है, अलग अलग स्ट्रेन्स बन रहे हैं। ओके, मेडिसिन ट्रीटमेंट ढूंढना डिफिकल्ट हो रहा है, बहुत जल्दी ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा है। तो ये जो आपका सेक्टर है, यहां पे हेल्थ सेक्टर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो सकता है बायोटेक्नोलॉजी का। ओके, लिटरली हम तो ऐसा बोलते हैं, कहीं पे मैंने पढ़ा था बहुत सालों पहले ओके, कि कुछ सालों के बाद ऐसा भी हो सकता है कि ये जो हम टैबलेट्स इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर सिरप इस्तेमाल करते हैं ओके, जब हम बीमार पड़ते हैं, जो हम दवाइयाँ खाते हैं, ये दवाइयों का ज़माना चला जाएगा और कुछ फ्रूट्स आ जाएंगे, और उन फ्रूट्स के अंदर कुछ ऐसे जीन्स हमने ट्रांसफ़र करके रखे हैं कि जिनके वजह से उस फ्रूट्स में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है, वो मेडिसिन की तरह काम कर रहे हैं। तो अगर आप बीमार पड़ते हो तो डॉक्टर आपको एक पर्टिकुलर वैरायटी का एप्पल खाने को दे देगा, बोलेगा सुबह एक एप्पल खाना है, शाम को एक खाना है, ऐसे 5 दिन तक करो, आप ठीक हो जाओगे। दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है, एप्पल खाने से ठीक हो जाएंगे। ओके, फ्रूट्स खाने से ठीक हो जाएंगे। ओके, गोट का मिल्क जो है, कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऑलरेडी हो चुके हैं। ओके, गोट के मिल्क में, गोट में कुछ जीन्स हमने ट्रांसफर कर दिए हैं, जिसकी वजह से उस गोट मिल्क में कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज आ रहे हैं विच आर यूज्ड अगेंस्ट अ पर्टिकुलर डिसीज, उसके ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो हेल्थ सेक्टर मतलब फार्मास्यूटिकल सेक्टर में बायोटेक्नोलॉजी के बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं, एनवायरमेंटल सेक्टर में भी है, और आपके एग्रीकल्चर में भी है। 3 सेक्टर्स के नाम लिए मैंने, एग्रीकल्चरल सेक्टर है ओके, उसके बाद आपका फार्मास्यूटिकल सेक्टर है ओके, और फिर उसके बाद में हम बात कर रहे हैं आपके हेल्थ सेक्टर की। फार्मास्यूटिकल है, एग्रीकल्चर है, आपका एनवायरमेंट है, तीसरा जो है वो एनवायरमेंटल है। तो यहाँ पे आपके बायोटेक्नोलॉजी जो है इट हैज़ गॉट अ ट्रिमेंडस एप्लीकेशंस। फ्यूचर में बायोटेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स की डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो जैसे मैं बोलता हूँ कि जब हम हमारा करियर के बारे में सोचते हैं ओके, और करियर के बारे में अगर हमको डिसाइड करना है तो कुछ ऐसे फील्ड्स के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करो जो फ्यूचर में बहुत ज़्यादा डिमांड में आने वाली है। ओके, आपकी जो जनरेशन है वो टेक्नो सैवी जनरेशन है, टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल करना आप लोग जानते हो। ओके, तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी ओपन आई से देखनी है, थोड़ा सा हमको रिसर्च करना है कि हाँ भाई कहाँ पे क्या चल रहा है, कौन से फील्ड के लोग काम कर रहे हैं ओके, कौन से फील्ड में एग्जैक्टली क्या पोटेंशियल है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब उसका इस्तेमाल कहाँ पे हो रहा है, यूज़ कहाँ पे हो रहा है, कितने बड़े पॉपुलेशन को वो सर्व कर रहा है। अगर ये चीज़ हम करते हैं तो मैं बोलता हूं कि आप आपके करियर में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे।
ओके, करियर चूज करना जो है ना, ये बहुत मतलब मैं बोलता हूं कि इंपॉर्टेंट थिंग है। हम बहुत बार क्या करते हैं ना, हमारा करियर दूसरों के ऊपर छोड़ देते हैं, दूसरे जो बोलेंगे वो हम करेंगे। इस तरह से अगर वर्कआउट करने वाले हो तो मैं आज ही बता देता हूं, कुछ नहीं होने वाला। मतलब सामने वाला बोलेगा डॉक्टर बन जा, आप बोलोगे हाँ डॉक्टर बन जाते हैं। सामने वाला बोलेगा नहीं इंजीनियरिंग को अच्छा स्कोप है, इंजीनियर बन जा। कोई आज मैं बोल रहा हूँ जैसे बायोटेक्नोलॉजी है, नॉट नेसेसरी कि हर एक पर्सन बायोटेक्नोलॉजिस्ट ही बनेगा। हर पर्सन के स्किल सेट अलग है, हर पर्सन का इंटरेस्ट अलग है, हर पर्सन की पर्सनैलिटी अलग है। तो ये थोड़ा सा हमको एनालाइज करना पड़ेगा और ये स्टडीज प्रॉपर करके फिर हमको एक प्रॉपर कंक्लूजन पे आना पड़ेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो हमने डिस्कस की है रिगार्डिंग द कंसेप्ट ऑफ प्लाज्मिड्स। और यहां पे खत्म होता है आपका स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर को हमने खत्म किया है। जैसे मैंने आपको बोला था, शायद मैं मिस आउट कर चुका हूं, मैंने आपको नोट्स फॉरवर्ड नहीं किए हैं। अभी थोड़ी देर के बाद 10 मिनट के बाद आपके ग्रुप के ऊपर आपको इस चैप्टर के हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। तो जैसे मैं बोल रहा हूं कि आपको फिलहाल क्या करना है, तो अभी नोटबुक्स बना लेने हैं आपके, मतलब ये स्टार्ट हो चुका है प्रोसेस। तो राइटिंग पार्ट जो है बहुत दिनों से आपने शायद नहीं किया होगा, उसको भी हमको सिस्टम में लाना पड़ेगा। तो एक 300 पेजेस का नोटबुक आपको बनाना है, बड़े साइज का, आपके घर में पड़ा होगा वो बना लो। फिलहाल अभी तो कुछ शॉप्स ओपन नहीं है, नया नोटबुक लेने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके घर में अवेलेबल नोटबुक्स हैं उसमें से एक कोई अच्छा सा बड़ा सा नोटबुक ले लो और उसके अंदर आपके नोट्स जो है वो राइट करना, कंप्लीट करना स्टार्ट कर दो। ओके, तो ये था आपका स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। अगर यहां तक किसी को कुछ भी डाउट्स हैं तो आप आपके कमेंट बॉक्स में वो टाइप करके मुझे पूछ सकते हो। चलो जल्दी जल्दी, यस, अगर कुछ भी डाउट्स है आपके कमेंट्स बॉक्स में आप टाइप कर सकते हो और पूछ सकते हो फटाफट। ये समझ में आ गया है सब लोगों को? आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। चलो जल्दी जल्दी। ऋतुजा को ऑल क्लियर है, मानसी, सिद्धि, ओमकार, सानिका, ओमकार जादव, डाउट्स पूछो। डाउट्स आना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैं हमेशा बोलता हूं टीचिंग इज नॉट अ वन वे प्रोसेस। वन वे ट्रैफिक अगर चलेगा तो फिर मज़ा नहीं आता है। ओके, डाउट्स होने चाहिए। डाउट्स आते हैं, अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं। ओके, जब वो डिस्कस होते हैं तब नॉलेज बढ़ता है। और ये चीज़ जो है ना, ये हमको सीखनी है। मतलब देखो जैसे भी हम पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई का हमारा एक फॉर्मेट है। क्या फॉर्मेट होता है? चलो किसी का डाउट आ गया, पहले वो बात कर लेते हैं। सर देर आर टैबलेट्स ऑफ इंसुलिन और नॉट? यस, मिल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, दोनों फॉर्म में है, मोस्टली तो इंजेक्शन के फॉर्म में ही है, लेकिन टैबलेट्स तो मुझे लगता है बहुत कम चांसेस है। ओके, लेकिन शायद साइंटिस्ट लोग बना देंगे। और क्या डाउट है पूछो। तो जैसे मैं बात कर रहा था कि आपके जो स्टडी का पैटर्न है वो थोड़ा सा हमको चेंज करना है। अभी तक आप क्या करते हो कि बुक लेते हो, उसको रटने की कोशिश करते हो। ओके, रटना नहीं है, रटना भूल जाओ। ओके, जो रट्टा मारने की सिस्टम है उसको हमको थोड़ा सा साइड में रखना है। क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में नहीं जाना है। ओके, ट्राई एंड अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। कंसेप्ट को समझ लो। ओके, और जो समझा है वो आपके लैंग्वेज में लिखो। सिंपल सी चीज़ है, उसमें सिर्फ कुछ कीवर्ड्स होते हैं वो हमको पता होने चाहिए। जैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं, प्लाज्मिड की बात कर रहे हैं, सेल्फ रिप्लिकेशन की बात कर रहे हैं, वेक्टर की बात कर रहे हैं, तो ये कुछ वर्ड्स है, वो अगर हमको पता है ओके तो हम बहुत इजीली कर सकते हैं। ओम पाटिल, हाउ टू फॉर्म इंसुलिन? ओम, अभी तो मैंने आपको इंसुलिन का प्रोसेस बताया पूरा। जेनेटिक है, जीन्स के थ्रू बनता है। ओके, आपके बॉडी में कुछ जीन्स है जो इंसुलिन बना रहे हैं। एक्चुअली जीन इंसुलिन नहीं बनाता है, वो जीन कुछ रिएक्शंस को इनिशिएट करता है। ओके, आपने शायद 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ा होगा। ओके, एक बार बता देता हूं कि एग्जैक्टली क्या होता है। यहाँ पे आपका जीन मतलब होता है सेगमेंट ऑफ डीएनए। डीएनए के एक सेगमेंट को क्या बोलते हैं? हम जीन बोलते हैं। दिस डीएनए गेट कन्वर्टेड इन एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए जिसको हम बोलते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। यही एमआरएनए आगे जाके फॉर्म करता है एक प्रोटीन। ओके, बाय द प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसलेशन। और फिर ये जो प्रोटीन्स होते हैं दे वर्क लाइक एंजाइम्स। ये जो प्रोटीन है वो किसकी तरह काम करेंगे? एंजाइम्स की तरह काम करेंगे। और फिर ये एंजाइम्स की मदद से
कुछ स्पेसिफिक रिएक्शंस बनेंगे आपके बॉडी में या रिएक्शंस होंगे, और उस रिएक्शन के एंड रिजल्ट में शायद आपको क्या मिल सकता है, इंसुलिन। ये सिर्फ इंसुलिन की बात कर रहे हैं हम, ये हर चीज़ में ऐसे ही हो रहा है, ये बेसिक थीम है। मतलब अगर आपके आंखों का कलर ब्लू है तो ये भी किसकी वजह से है, जीन की वजह से। जीन मतलब किसकी वजह से, डीएनए। डीएनए एक्चुअली किस में कन्वर्ट होगा, एमआरएनए। एमआरएनए आगे बनाएगा प्रोटीन, वो प्रोटीन किसकी तरह काम करेगा, एंजाइम। उस एंजाइम की वजह से कुछ रिएक्शंस होंगे और जिसकी वजह से वो कलर होगा ब्लू या फिर ब्लैक या फिर ब्राउन। ओके, तो हर कैरेक्टर के लिए अलग अलग जीन है और हर जीन अलग अलग तरीके के प्रोटीन बनाएगा। अलग अलग प्रोटीन्स अलग अलग रिएक्शंस को मेडिएट करेंगे और उन रिएक्शंस के एंड में आपको जो कैरेक्टर है वो देखने को मिलेगा। सो ये सारी चीज़ें जो है वो अभी मैंने बहुत शॉर्ट में आपको बताई है। दिस इज देयर इन वेरी मच डिटेल इन योर सिलेबस। जब हम 12th में जाएंगे तो कुछ इंटरेस्टिंग चैप्टर्स है जहाँ पे आपको ये सारे मैकेनिज्म्स बहुत डिटेल में पढ़ने हैं कि एग्जैक्टली ये कैसे वर्कआउट होता है। तो फिलहाल तो बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टर्म्स में हम बात कर रहे हैं। ओके, और किसी को अगर कुछ भी डाउट है तो चलो जल्दी जल्दी पूछ लो। बहुत सारे लोगों ने तो डाला है कि सर कोई डाउट नहीं है। यस, फटाफट अगर और भी कुछ डाउट्स हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि आपको नोटबुक्स बना लेने हैं आपके। ओके, नोटबुक्स में अभी मैं आपको नोट्स फॉरवर्ड कर देता हूँ, वो सारे नोट्स कंप्लीट कर लेने हैं। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो जल्दी जल्दी। यस, फटाफट पूछो क्या है आपके डाउट्स। आपका जो लेक्चर है अभी, जैसे सर ने बताया था आपको कि एक और लेक्चर है जेई के मैथ्स का, वो टाइम टेबल जो है वो आपके ग्रुप के ऊपर आ चुका है। तो उस टाइम टेबल को प्रॉपरली फॉलो करो और लेक्चर को अटेंड करो। और अगर कोई भी डाउट आता है तो जो वीडियोस आप देख रहे हो उसके डिस्क्रिप्शन में कंसर्न टीचर के कॉन्टैक्ट नंबर है। मतलब अगर बायो में कुछ डाउट आता है तो ये जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। उस कॉन्टैक्ट नंबर के ऊपर आप कभी भी कॉन्टैक्ट करके आपके डाउट्स पूछ सकते हो। फील फ्री टू आस्क योर डाउट्स। आपके डाउट्स आपको पूछने हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। हर सब्जेक्ट टीचर के वीडियो के एंड में वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिलने वाला है। ओके, चलो ठीक है। मीट कोई दिक्कत नहीं है। ओके, छोटी नोटबुक होगी फिलहाल तो भी चलेगी। जैसे मैं बोल रहा हूं कि अभी आपको वो अवेलेबल नहीं है, सारे शॉप्स बंद है, लॉकडाउन है तो थोड़े इश्यूज है। तो आपको घर में जो सोर्सेज अवेलेबल है उसको इस्तेमाल करना है। नॉट नेसेसरी कि बड़ी नोटबुक लगेगी, छोटी नोटबुक भी है तो भी चल सकता है। अगर बड़ी है तो बड़ी, नहीं अवेलेबल है आप छोटी से काम चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। तो ठीक है, अगर कुछ भी डाउट्स आते हैं तो कांटेक्ट करो। ओके, लेक्चर्स प्रॉपर्ली अटेंड करो। कल का जो लेक्चर होगा, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द यूकैरियोटिक सेल, सो डोंट मिस आउट ऑन द टुमारोज लेक्चर। कल का लेक्चर आपको मिस आउट नहीं करना है। एक अच्छा सा और नया सा टॉपिक हम कल स्टार्ट करेंगे, तो जो लोग नए भी होंगे उनको भी समझ में आएगा क्योंकि नया टॉपिक है। तो कल वापस मिलेंगे, आज के लिए यहां पे रुकेंगे। थैंक यू वेरी मच।